नमस्कार दोस्तों, एमपी जीके के एमसीक्यू की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज में हम एमपी जीके के 1100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एमपी पटवारी के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के पूर्वी एवं पश्चिमी जिलों के समय में लगभग कितना अंतर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इस जो कॉन्सेप्ट है इसको समझना कि मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो वो है आपका अलीराजपुर। ठीक है। और वहीं आपसे पूछे कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो सबसे पूर्वी जिला है आपका कौन सा, तो वो है आपका सिंगरौली। तो आपसे ये पूछा है कि जो सिंगरौली से लेकर अलीराजपुर तक जो समय है, समय का मतलब है कि जो सूरज है उसको पहुंचने में कितना टाइम लगता है। तो याद रखना है, सबसे पहले सूर्योदय होगा सिंगरौली में, तो सबसे पहले पूर्व से सूरज चलकर जब पश्चिम अलीराजपुर तक पहुंचेगा तो इसको यहाँ पर 34 मिनट का समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 34 मिनट। तो मध्य प्रदेश के पूर्वी एवं पश्चिमी जिलों के समय में लगभग 34 मिनट का अंतर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के गठन 1 नवंबर 1956 के समय कुल कितने संभाग और जिलों की संख्या थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आप सभी जानते हो कि जो मध्य प्रदेश है इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ, और जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ उस समय इसमें कितने जिले और कितने संभाग थे। तो याद रखना है, इसमें 8 संभाग और 43 जिले थे। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ उस समय टोटल 8 संभाग और 43 जिले मध्य प्रदेश में थे। अगला, मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा किसके द्वारा दी गई। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो याद रखना है, मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा किसके द्वारा दी गई, तो ये दी गई पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहा। अगला, मध्य प्रदेश की वर्तमान भौगोलिक स्थिति का विस्तार बताइए। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखना है, जो मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है वो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, वहीं 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। याद रखना है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कि किरार घाटी विवाद किन दो राज्यों के मध्य है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। कई बार आपने बुक में देखा होगा कि जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है वो कहीं बुक में आपको 3,08,252 वर्ग किलोमीटर दिखेगा और कहीं आपको 3,08,245 वर्ग किलोमीटर दिखेगा। तो ये किसके कारण हो रहा है, तो ये किरार नामक जो घाटी है वो आपकी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में यहाँ पर विवाद का कारण बनी हुई है, क्योंकि किरार जो घाटी है उसका कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में है और कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में है। तो छत्तीसगढ़ वाले बोलते हैं कि ये हिस्सा हमारा है और मध्य प्रदेश वाले बोलते हैं कि ये हिस्सा हमारा है, और इसीलिए क्षेत्रफल में आपको अंतर देखने को मिलता है। अगला, मध्य प्रदेश के राज्य की गान के रचयिता महेश श्रीवास्तव का संबंध है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मध्य प्रदेश का राज्य की गान है उसके रचयिता कौन है, तो वो है आपके महेश श्रीवास्तव। और महेश श्रीवास्तव जी है, इनका संबंध किससे, तो इनका संबंध पत्रकारिता से है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महेश श्रीवास्तव जी का संबंध किससे है, तो पत्रकारिता से। अगला, मध्य प्रदेश स्थापना समारोह को किस नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का जो स्थापना समारोह है वो किस नाम से जाना जाता है, तो उसे मध्य पर्व के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य पर्व किसे कहते हैं, तो ये मध्य प्रदेश का स्थापना समारोह है। अगला, वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश में कौन से 2 जिले गठित किए गए। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि याद रखना है, जो वर्ष 2008 था, इस 2008 में मध्य प्रदेश में कितने जिले बनाए गए, तो टोटल 2 जिले बनाए। कौन कौन से बनाए, तो एक तो बनाया आपका सिंगरौली, जो कि किससे अलग हुआ, तो सिंगरौली बनाया गया सीधी से अलग करके। सीधी से अलग करके कौन सा जिला बना, सिंगरौली। और एक बना आपका अलीराजपुर, जो कि किससे अलग करके बनाया गया, तो अलीराजपुर बना आपका झाबुआ से अलग होकर, झाबुआ से अलग होकर। तो याद रखना है, सिंगरौली बना सीधी से अलग होकर और अलीराजपुर बना झाबुआ से अलग होकर। तो 2008 में ये दोनों जिले बनाए गए। अगला, वर्ष 2008 में किस संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम संभाग कर दिया। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। याद रखना है, वर्ष 2008 में जो आपका होशंगाबाद संभाग था, इस होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया, तो इसका नाम बदलकर कर दिया नर्मदापुरम संभाग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर बात करें कि होशंगाबाद संभाग में कितने जिले आते हैं, तो इसमें 3 जिले आते हैं। एक तो आपका होशंगाबाद हो गया, एक आपका हरदा हो गया और एक आपका बैतूल हो गया। तो कितने जिले हो गए, तो होशंगाबाद, हरदा और बैतूल 3 जिले होशंगाबाद संभाग में आते हैं। 2008 में इसका नाम बदलकर नर्मदापुरम करा है। अगला, अविभाजित मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी जानते हो कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ। तो 2000 से पहले की अगर हम बात करें तो 2000 पहले
तक यहाँ पर जो मध्य प्रदेश है इसमें टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई थी, तो 61 टोटल जिले मध्य प्रदेश में हो गए थे। तो अविभाजित मध्य प्रदेश में टोटल कितने जिले हो गए थे, तो 61 जिले हो गए थे, जिसमें से जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ तो 16 जिले, सॉरी मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना तो 16 जिले किसको दे दिए, छत्तीसगढ़ को। अगला, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले शेष रह गए। मैंने अभी आपको बताया कि 61 जिले बचे थे, उसमें से 16 जिले किसको दे दिए, छत्तीसगढ़ को दे दिए। तो कितने जिले शेष बचे, 45 जिले शेष बच गए, 45 जिले शेष बच गए। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जब 45 जिले शेष बच गए 2000 में मध्य प्रदेश में 47 जिले बच गए थे। फिर हम पहुंचे कहाँ पर, तो 2003 में जैसे अपन पहुंचे तो 2003 में टोटल 3 जिले बनाए। फिर हम पहुंचे कहाँ पर, तो 2008 में हम पहुंचे तो 2008 में आपका फिर 2 जिले बनाए गए। फिर 2013 में पहुंचे तो 2013 में 1 जिला बना और 2018 में पहुंचे तो यहाँ पर 1 जिला बना। इस प्रकार से टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई, टोटल जिलों की संख्या 52 हो गई। और अब 2023 में एक और जिला बनाया जा रहा है आपका, उसका नाम है मऊगंज। क्या नाम है, मऊगंज जिला बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार से आपके कितने जिले हो जाएंगे, तो टोटल 53 जिले मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक मध्याह्न है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारतीय मानक समय रेखा है ये कितनी है, तो याद रखना है ये आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और याद रखना है जो भारतीय मानक समय रेखा है ये किसके निकट से होकर गुजरती है, तो ये मध्य प्रदेश का जो सिंगरौली जिला है, इस सिंगरौली जिले से होकर निकलती है। कौन सी, भारतीय मानक समय रेखा, जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अगला, जिसके नाम का मतलब मोर की जगह है वह मध्य प्रदेश में कौन सा जिला है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जिसके नाम का मतलब है मोर की जगह, तो वो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है, तो वो मध्य प्रदेश का मुरैना जिला है। ठीक है, तो मुरैना मतलब मोर की जगह। अगला, आर्कियन शब्द का अर्थ है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो आर्कियन शब्द है इसका अर्थ क्या है, तो याद रखना है इसका अर्थ है सर्वाधिक प्राचीन। मतलब जो आर्कियन युग की जो चट्टाने है, ये आर्कियन युग की जो चट्टाने सबसे प्राचीन चट्टाने होती है। और ये मध्य प्रदेश में कहाँ देखने को मिलती है, तो जो बुंदेलखंड का पठार है, इस बुंदेलखंड के पठार में आपको कौन सी चट्टाने देखने को मिलती है, आर्कियन युग की चट्टाने। अगला, मध्य प्रदेश राज्य, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश कैसा राज्य है, तो याद रखना है मध्य प्रदेश एक पूर्ण भू आविष्टित राज्य है। भू आविष्टित राज्य का मतलब क्या होता है, तो जो आपका ये एमपी है, ये एमपी क्या है, तो ये चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, इसकी कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती। और ऐसा राज्य जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती तो वो भू आविष्टित राज्य कहलाता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश भू आविष्टित राज्य। अगला, सतपुड़ा मेकल श्रेणी संपूर्ण मध्य प्रदेश के कितने भूभाग पर विस्तृत है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सतपुड़ा मेकल श्रेणी है ये पूरे मध्य प्रदेश का कितना भाग है, तो 11% भाग पर फैली हुई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सतपुड़ा मेकल श्रेणी पूरे मध्य प्रदेश के 11% भाग पर फैली हुई है। और इसी सतपुड़ा मेकल श्रेणी में एक चोटी आती है जिसका नाम है धूपगढ़ की चोटी, और ये धूपगढ़ की चोटी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार हम देखें तो वो कौन सा है, तो वो है आपका बघेलखंड का पठार। और इस बघेलखंड के पठार को पूर्वी पठार भी कहा जाता है, पूर्वी पठार भी कहा जाता है। और ये कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है, तो ये 7% भाग पर फैला हुआ है। और ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार है। वहीं बात करें मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो ये आपका मालवा का पठार। और मालवा का पठार कितने भाग पर फैला हुआ है, तो ये लगभग 28% भाग पर फैला हुआ है। और ये सबसे बड़ा पठार मध्य प्रदेश का है। ठीक है, तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, किस चोटी पर स्थित वांचू पॉइंट चंबल नदी का उद्गम स्थल है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हम बात करें चंबल नदी की, तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, वांचू पॉइंट से हुआ। और ये वांचू पॉइंट किस चोटी पर स्थित है, तो याद रखना है ये जानापाव चोटी पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जानापाव चोटी कहाँ पर आती है, तो ये महू में आती है, महू में आती है। और महू किस जिले में आता है, तो ये इंदौर जिले में आता है। तो आपसे पूछेगा कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, तो आपको बताना है कि चंबल नदी का उद्गम जानापाव की वांचू पहाड़ी से हुआ, वांचू पॉइंट से हुआ, जो कि महू के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजपीपला, महादेव और मेकल राजमहल किस पर्वत की श्रृंखलाएं उप विभाग है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो राजपीपला है, एक महादेव है, एक मेकाल है और एक राजमहल है, तो ये छोटी छोटी पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है, तो याद रखना है जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, सतपुड़ा मेकल श्रेणी है, इसके अंतर्गत आपकी राजपीपला, महादेव और मेकाल राजमहल श्रेणी आती है। अगला,
पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, इस पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहते हैं? तो अभी मैंने बताया कि जो चंबल नदी है, जिसका उद्गम मऊ की जानापाव चोटी से हुआ है, ये चंबल नदी आपके पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला, निम्नलिखित में से किस नदी को कामधेनु नदी कहा जाता है? तो याद रखना है, कामधेनु नदी किस नदी का नाम है? तो याद रखना है, जो चंबल नदी है, इस चंबल नदी को कामधेनु भी कहा जाता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। अगला, उज्जैन में स्थित कालियादेह महल किस नदी के किनारे स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे इंपोर्टेंट तो ये याद रखना है कि जो कालियादेह महल है, ये कालियादेह महल कहाँ पर स्थित है? तो ये उज्जैन में स्थित है। किस नदी के किनारे? तो आप सभी जानते हैं कि जो उज्जैन है, यहाँ पर शिप्रा नदी है, और इसी शिप्रा नदी के किनारे कालियादेह महल स्थित है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसी शिप्रा नदी के किनारे हर 12 वर्ष में सिंगस्त का मेला लगता है। अगला, किस नदी को पृथ्वी की पुत्री कहा गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सी नदी है जिसे पृथ्वी की पुत्री कहा गया? तो याद रखना है, पृथ्वी की पुत्री कौन है? माही। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि माही कहाँ क्या है? तो ये पृथ्वी की पुत्री है। और याद रखना है, जो माही नदी है, कहाँ से इसका उद्गम हुआ? तो धार जिले से उसका उद्गम हुआ है। अगला, छिंदवाड़ा की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो छिंदवाड़ा जिला है, इस छिंदवाड़ा जिले की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो याद रखना है, जो कुलबेहरा नदी है, ये कुलबेहरा नदी को क्या कहा जाता है? तो ये तो छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कहलाती है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला, प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पशुपतिनाथ का मंदिर है, ये पशुपतिनाथ का मंदिर पहला तो कहाँ पर है? तो ये मंदसौर में है। कहाँ पर है? ये मंदसौर में है। फिर आपसे पूछे कि किस नदी के किनारे है? तो ये शिवना नदी के किनारे है। ठीक है। तो याद रखना है, पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पर है? मंदसौर में है। किस नदी के किनारे है? तो शिवना नदी के किनारे। और शिवना नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये चंबल की सहायक नदी है। चंबल की सहायक नदी है। ये इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है, जो शिप्रा नदी है, इस शिप्रा नदी का उद्गम जो काकरी बर्डी पहाड़ी है, इस काकरी बर्डी पहाड़ी से हुआ। और ये काकरी बर्डी की पहाड़ी कहाँ पर आती है? तो ये काकरी बर्डी की पहाड़ी मऊ में आती है। मऊ में आती है। और मऊ किस जिले में आता है? तो अभी आपको बताया, जो कि इंदौर जिले के अंतर्गत आता है। तो शिप्रा नदी का उद्गम मऊ की काकरी बर्डी पहाड़ी से हुआ है। अगला, किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सी नदी है जो गहरी खड्ड भूमि बनाती है? तो याद रखना है, जो चंबल नदी है, ये चंबल नदी कहाँ पर? तो याद रखना है, जो भिंड मुरैना वाला क्षेत्र है। कौन सा? भिंड और मुरैना का जो क्षेत्र है, इस मुरैना या भिंड के क्षेत्र में क्या करती है? अपर्दन करती है। अपर्दन करती है। अपर्दन के कारण क्या होता है? तो गहरे गहरे खड्डे बन जाती है। तो इसीलिए ये अपर्दन या खड्ड भूमि के लिए प्रख्यात है चंबल नदी। अगला, निम्न नदियों में से कौन सी सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच बहती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आप मैप में देखोगे, तो यहाँ पर ऊपर की साइड अगर देखोगे, तो यहाँ पर आपकी एक पर्वत श्रेणी आती है जिसका नाम है विंध्यांचल पर्वत श्रेणी। विंध्यांचल पर्वत श्रेणी। और नीचे की साइड अगर देखोगे, तो यहाँ एक पर्वत श्रेणी आती है जिसका नाम है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। और इन दोनों के बीच से एक नदी होकर गुजरती है। एक नदी होकर गुजरती है। और उस नदी का नाम क्या है? तो उसका नाम है नर्मदा नदी। ठीक है। तो विंध्यांचल और सतपुड़ा दोनों के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी इन दोनों के बीच से होकर गुजरती है। अगला, मध्य प्रदेश में काली सिंध नदी का उद्गम किस जिले से हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है, जो काली सिंध नदी है, ये कहाँ से उद्गमित हुई? तो ये देवास से हुई। फिर आपसे पूछे कि देवास से कहाँ से हुई? तो याद रखना है, देवास का एक गांव है जिसका नाम है बागली। तो याद रखना है, देवास का जो बागली गांव है, यहाँ से काली सिंध नदी का उद्गम होता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला, मध्य प्रदेश में शस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो शस्त्रधारा जलप्रपात है, ये किस नदी पर है? तो याद रखना है, ये नर्मदा नदी पर स्थित है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नर्मदा नदी पर स्थित है शस्त्रधारा जलप्रपात। फिर बात करें कि ये है कहाँ? तो ये महेश्वर में है। महेश्वर में है। ठीक है। तो शस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये नर्मदा नदी के किनारे है। और कहाँ पर है? तो महेश्वर में है। और जो अहिल्या देवी है, अहिल्या देवी ने क्या हुआ था? तो महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था अहिल्या देवी ने। और यहाँ पर महेश्वर में एक घाट का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। अगला,
तो दोस्तों ये आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे एमपी जीके के। तो आशा करता हूँ कि ये सीरीज आपको बेहद अच्छी लग रही होगी। कुछ क्वेश्चन में अच्छे से डिटेल में आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपको बहुत ही मजा आ रहा होगा। तो आशा करता हूँ कि आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद जय भारत।